गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। मार्केटिंग मिक्स में हमने देखा 4 पीस के बारे में। डिसीजंस रिलेटेड टू 4 पीस आर नोन एज मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, 4 पीस कौन कौन से थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, हमने प्रोडक्ट मिक्स जो है हमारा वो कंप्लीट कर लिया। प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या चीज़ें थी? प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सारे के सारे डिसीजंस कौन से होते हैं? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की डिज़ाइन क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में क्या क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट देखा जाता है, पैकेजिंग देखी जाती है, ब्रांडिंग, हर एक चीज़, जो भी चीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट डिसाइड की जाती है वो प्रोडक्ट मिक्स में आती है। ठीक है, हमने उसमें ब्रांडिंग के बारे में पढ़ा था, ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, लोगो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देन हमने पैकेजिंग के बारे में पढ़ा था, 3 लेयर्स जो होती है पैकेजिंग की, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। एंड देन हमने देखा था लेबलिंग के बारे में। ठीक है, लेबलिंग क्या होता है, उसके ऊपर जितनी भी कंटेंट उसका जो भी लिखा जाता है वो सारा हमारा लेबलिंग में आता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइस मिक्स के बारे में। जितने भी डिसीजंस रिलेटेड टू अ प्राइस लिए जाते हैं वो प्राइस मिक्स होते हैं। अब सबसे पहले प्राइस क्या होती है? हमारा सेकंड पी जो है वो प्राइस है। प्राइस क्या होती है? देखो, प्राइस होती है कि कोई भी आप जो अमाउंट चार्ज करते हो कंसीडरेशन के तौर पे, जब एक बायर अमाउंट जो भी देता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदा, प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद आप उसके बदले में जो पैसा देते हो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइस कहते हैं। ठीक है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो भी होता है वो सारा ऐड करके क्या बोला जाता है? प्राइस बोला जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ठीक है, अब अगर कोई वर्कर है, वो काम कर रहा है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, बदले में क्या चार्ज कर रहा है? कोई वेजेस, सैलरी या रेम्यूनरेशन चार्ज कर रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर सर्विस की क्या होगी? प्राइस बोली जाएगी। हमने जैसे प्रोडक्ट देखा था, प्रोडक्ट के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में देखा था ना कि सर्विसेज और गुड्स दोनों ही चीज़ें क्या होती है? प्रोडक्ट बोली जाती है। तो अब उसके अंदर कोई रेम्यूनरेशन, सर्विस के बदले में रेम्यूनरेशन दी जा रही है या फिर सैलरी वेजेस दिए जा रहे हैं, वो उस चीज़ की प्रोडक्ट मानी जाएगी। कोई गुड्स खरीदे जा रहे हैं, उसके बदले में जो पैसे दिए जा रहे हैं वो क्या बोला जाएगा? जो अमाउंट पे किया जा रहा है वो क्या बोला जाएगा? आपका प्राइस बोला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है? आपकी प्राइस होती है। इसमें देखो आपको डेफिनेशन दी हुई है कि प्राइस क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सम ऑफ वैल्यू दैट कंज्यूमर एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ हैविंग or using the product price may therefore be defined as the amount of money paid by a buyer or received by a seller in consideration of purchase of a product or सर्विस। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के बदले में सर्विस जो सेलर है वो रिसीव कर रहा है अमाउंट, पेमेंट जो भी है, या फिर बायर पे कर रहा है, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। कोई भी कंसीडरेशन के तौर पे जो अमाउंट चार्ज किया गया वो प्राइस का नाम दिया जाता है उसको। ठीक है, नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स में ही होता है ये जनरली। ऐसा नहीं है कि आप जो प्राइस है उसको बार्टर सिस्टम के तौर पे कर लो कि कोई एक प्रोडक्ट ख़रीदा, उसके बदले में क्या किया आपने? दूसरा प्रोडक्ट दे दिया या कुछ भी, उसको हम प्राइस का नाम नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे जनरली मॉनेटरी टर्म्स में ही होगा कि अगर मनी की फॉर्म में ही है, पैसे दिए हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में, तो वो क्या माना जाएगा? आपका प्राइस माना जाएगा। ठीक है, डिसीजंस जो भी रिलेटेड होते हैं प्राइस को डिसाइड करने से कि भाई हमें कैसे प्राइस डिसाइड करनी है, क्या फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स क्या होंगे? कंसीडर करने के बाद आप उससे रिलेटेड जितने डिसीजंस लोगे प्राइस से रिलेटेड, वो सारे के सारे डिसीजंस मिला के आपका क्या बनाते हैं? प्राइस मिक्स बनाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला फैक्टर कौन से हैं? देखो इसमें क्या क्या आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं कि आप जब प्राइस तय कर रहे हो, कोई प्राइस डिसाइड कर रहे हो, तो कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करते हो। सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। पहला फैक्टर कौन सा है? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है आपका, कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है उस प्राइस को रखने के बदले में। मतलब आप अगर कोई प्राइस चार्ज कर रहे हो, आप अगर कोई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस देख रहे हो, तो आप क्यों रख रहे हो उसको? क्या आपका जो मेन एम है या जो आपका मेन फोकस है वो किस चीज़ पे है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे है, या आपका हो सकता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए हो सकता है, या हो सकता है आपको अपना स्टॉक आउट करना हो, आपके पास बहुत सारा ऑलरेडी सामान है उसको ख़त्म करना हो। तो हर एक अलग अलग जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उससे रिलेटेड डिसीजन वो क्या होगा, क्यों क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको देखते हुए आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस तय करोगे। ठीक है,
अगर हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म मार्केट है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको क्या करना है, अपना जो डिसीज मतलब प्राइस है वो क्या करोगे आप, मतलब शॉर्ट टर्म में आपको क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। कि मेरा सीजनल मार्केट है, मान लो सीजनल मार्केट वाले क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए मार्केट होता है उनका, चलता है, तो उस थोड़े टाइम में उन्हें क्या करना होता है, अपना जो अर्निंग है वो अच्छे से करनी होती है। तो वो क्या करते हैं, उस सीजनल मार्केट वाले शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे वो उस टाइम पे उसकी प्राइस जो है वो बहुत हाई रख देंगे, ताकि क्या हो, शॉर्ट टर्म में उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। अब कुछ क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं सेल वगैरह आई, राइट, जैसे बहुत सारा सामान है तो उन सब सामान की सेल आई। अभी फ़िलहाल आप ऑनलाइन शॉपिंग अगर जो करते हैं तो वो जानते होंगे कि जो भी ये साइट्स है, मतलब शॉपिंग साइट्स है, मिंत्रा, आजियो या फिर अमेज़ोन या कुछ भी आप देख सकते हो, तो उन पे क्या है, सेल चल रही है। तो क्या होता है, ये क्यों निकालते हैं, सेल क्यों करते हैं, क्योंकि इनको अपना स्टॉक ख़त्म करना होता है। तो उस टाइम पे वो प्राइस क्या करते हैं, लो रख देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। इसमें आपको बताया है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म टेंड टू चार्ज मैक्सिमम प्राइस। अगर शॉर्ट टर्म में उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम प्राइस रखेंगे। अगर मार्केट शेयर बढ़ाना है, ऑब्टेन लार्ज शेयर ऑफ मार्केट बाय मैक्सिमाइजिंग सेल्स, इट विल चार्ज लोअर प्राइस। अगर उन्हें मार्केट शेयर बढ़ाना है, अब मार्केट शेयर बढ़ाने का क्या सेंस हुआ भाई, होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स ऐड करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स है वो आपके पास में आए, आपकी यहाँ पे सेलिंग बढ़ाना। तो जब सेलिंग बढ़ानी होगी, मैक्सिमम शेयर रखना होगा मार्केट का, तो उस टाइम आप क्या करोगे, प्राइस कम चार्ज करोगे। लोअर प्राइस होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। देन फर्म इज ऑपरेटिंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, इट विल चार्ज लोअर प्राइस। अब अगर कोई कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, हम जब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कॉम्पिटिटर्स के सामने हमें लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है, तो उस टाइम पे हम कम से कम कॉम्पिटिटर की जितनी प्राइस रखेंगे या उससे कम रखने की चाहेंगे, हम ज़्यादा प्राइस नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो कस्टमर है वो ज़्यादा से जल्दी कॉम्पिटिटर की साइड पर चला जाएगा, ठीक है। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चीज़ देखी जाती है। देन हमारा सेकंड फैक्टर है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होनी चाहिए वो हम देखेंगे, कॉस्ट होती है। अब देखो, अगर कोई प्राइस डिसाइड कर रहा है तो वो कम से कम इतना तो लेगा ही पैसा कि जितना उसने उसकी कॉस्ट आई है। अब ऐसा होता है ना कि हो सकता है रॉ मटेरियल लाया, प्रोसेसिंग करी, प्रोसेसिंग करने के बाद आगे सेल किया। तो जब ऐसा होता है कि सारा का सारा जो उसकी कॉस्ट पड़ी खरीदने से लेकर उस प्रोडक्ट को बनाने तक, उसकी एडवर्टीजिंग करने तक, इन सब चीज़ों की मिला के जो उसके खुद के कॉस्ट आई, जितना उसने खुद उस चीज़ के ऊपर खर्चा है, कम से कम प्राइस जो रहती है वो रहती है कि मिनिमम उतना तो वो बायर से चार्ज करेगा ही करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रही है उसको देखते हुए वो प्राइस तय करता है। पहला क्या है, प्राइस शुड इंक्लूड ऑल कॉस्ट एंड इंक्लूड फेयर रिटर्न फॉर अंडरटेकिंग मार्केटिंग एफर्ट्स एंड रिस्क। अब यहाँ फेयर रिटर्न किसके लिए बोल रहा है, ये जो आपका ये वर्ड है फेयर रिटर्न, एक सेकेंड, फेयर रिटर्न ये आपको बोल रहा है, इसको देखो अंडरलाइन कर लेना। फेयर रिटर्न किस चीज़ के लिए बोल रहा है, ये रिवॉर्ड, जो आपका अमाउंट आपने यहाँ पे मतलब जितना आपके पास में पैसा प्रॉफिट के तौर पे आएगा, मोर देन कॉस्ट या रेवेन्यू के तौर पे जो आपका होगा, उसको यहाँ पे फेयर रिटर्न बोला जा रहा है, ठीक है। फेयर रिटर्न क्या है, जो भी आपकी कॉस्ट से ज़्यादा आप अर्न करोगे उसको आप फेयर रिटर्न बोलोगे, ठीक है। तो फेयर रिटर्न क्या होता है, जितना बेसिकली ये क्या कह रहा है कि वो सारा का सारा पैसा जो आपकी कॉस्ट आई, कॉस्ट से ऊपर क्या है, क्या हो गया, फेयर रिटर्न माना जाएगा, ठीक है। जितनी आपने प्राइस चार्ज करी है, प्राइस आपकी क्या रहेगी, जितना आपकी कॉस्ट पड़ी है उसके साथ ही साथ आप कितना प्रॉफिट रखना चाह रहे हो, ठीक है। अपने जो अमाउंट आपके कॉस्ट की आई, साथ ही साथ उस कॉस्ट को लेने के बदले आप रिवॉर्ड क्या लेना चाह रहे हो, उसको देखते हुए, उसको कंसीडर करते हुए आपने यहाँ पे प्राइस फिक्स की जाएगी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी रहेगी और उसका रिटर्न कितना रखना है। देन इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग। अब कौन सी कॉस्ट, हम कॉस्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट किस चीज़ की, तो अभी आपको बताया कि प्रोडक्शन किया, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन में सभी आता है ना कि ट्रांसपोर्ट किया, एजेंट का जो आपको कमीशन वगैरह देना पड़ा, वो सारी चीज़ें, प्लस सेलिंग, जो उससे एडवर्टीज़ किया, उसको सेल किया, पर्सनल सेलिंग किया, कुछ भी किया, वो सारी चीज़ों की मिला के जो कॉस्ट पड़ती है वो इंक्लूड होती है आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट में, ठीक है।
कॉस्ट जो होती है वो फ्लोर प्राइस होती है। फ्लोर प्राइस का मतलब मिनिमम उतना तो आप चार्ज करोगे ही करोगे, ऐसा नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर कॉस्ट से भी कम चार्ज करो। उससे कम अगर आप चार्ज करते हो तो क्या माना जाएगा कि आप लॉस में चल रहे हो। अगर आप पर्टिकुलर कॉस्ट जितना भी करते हो ना, तो उसको हम इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोले तो ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, जितना हमारी कॉस्ट आ रही है उतना का उतना हम चार्ज कर रहे हैं, तो ना तो हम प्रॉफिट ले रहे हैं ना हम लॉस में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। तो कम से कम मिनिमम प्राइस जो होती है उस वो कॉस्ट बोली जाती है, कम से कम आप उसके जितना तो चार्ज करोगे ही करोगे, ठीक है। देन प्राइस शुड रिकवर टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट। इसमें ये बता रहा है कि प्राइस के अंदर सारी की सारी कॉस्ट रिकवर हो जानी चाहिए। आप जब प्राइस तय करते हो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो ये देखते हुए करते हो कि जितना हमने खर्चा किया है ना, हमारी फिक्स कॉस्ट हो, मान लो ओवरहेड्स वगैरह जो एक्सपेंसेस हुए हैं, हर तरह की जितनी कॉस्ट हमारी आ रही है, उन सारी कॉस्ट को तो हम यहाँ पे प्राइस में कवर कर ही ले, कि बायर से उस कॉस्ट जितना तो हम अर्न कर ही ले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस तय करती है कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। देन हम देखते हैं यूटिलिटी एंड डिमांड। अब ये देखा जाता है कि मार्केट में डिमांड कितनी आ रही है। एक प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड अच्छी आ रही है, मतलब काफ़ी सारे लोग उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट काफ़ी नेसेसिटीज़ जो हो गई, मान लो लोगों की नेसेसिटी में आ रही है, या उसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो रही है और उसकी डिमांड भी ज़्यादा आ रही है, तो उस केस में जो मार्केटर है, जो सेलर है, उसको तो बेनिफिट है, तो वो प्राइस उसकी क्या कर सकता है, ज़्यादा भी रख सकता है, ठीक है, हायर प्राइस भी तय कर सकता है। तो यहाँ देखी जाती है यूटिलिटी एंड डिमांड, कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, क्या यूटिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस तय करेंगे हमारी। पहला है यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय प्रोडक्ट एंड द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट सेट द अपर लिमिट ऑफ प्रॉफिट दैट अ बायर वुड बी विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूटिलिटी ज़्यादा है, बीइंग अ बायर मैं सोचूं तो मेरे को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं उसको यूटिलाइज़ करती हूँ, मेरे को उस प्रोडक्ट की नेसेसिटी रहती है, वो मेरा एक तरह से, तो मेरी अगर उसकी डिमांड रहेगी, क्योंकि मैं उसको यूटिलाइज़ कर रही हूँ, मेरी डिमांड है, तो उस केस के अंदर मैं उसके लिए कितना भी पेमेंट करने को रेडी रहूँगी, क्योंकि मैं उसको यूटिलाइज़ प्रॉपर करती हूँ। तो जब बीइंग अ बायर मैं बता रही हूँ, तो अगर बायर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर इच्छा है उसकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदने की, क्योंकि यूटिलिटी है और डिमांड है, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा ज़्यादा भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बायर है, ख़रीदेगा ही ख़रीदेगा उस चीज़ को, तो हम अपनी प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। Buyer pays to the point where utility of demand is more than or equal to the utility derived from it। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बायर जो है वो एक उसी पॉइंट तक देगा, उस मतलब उसी पॉइंट तक पे करेगा अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो आ रही है वो उतनी है कि उसकी यूटिलिटी भी है। लाइक अगर एक प्रोडक्ट है, मेरी उसकी यूटिलिटी है, अगर हो सकता है कि मैं उसको डेली बेसिस पे यूज़ कर ही रही हूँ तो ही मैं उसको डिमांड करूँगी। अगर मेरा काम उस प्रोडक्ट को ख़रीदे बिना भी चल जाएगा तो फिर मैं उसको क्या करूँगी, प्राइस देखते हुए ख़रीदूँगी। अगर मेरे प्रोडक्ट के बिना काम चल जाएगा, इतनी डिमांड नहीं करूँगी फिर मैं उसके लिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, बायर सिर्फ उसी के लिए पे करता है, उसी पॉइंट पे करेगा जब उसकी यूटिलिटी और डिमांड या तो बराबर होंगे या ज़्यादा होंगे, ठीक है, डिमांड ज़्यादा, यूटिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। अब ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है डिटेल में, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड का बेसिकली ये कहता है कि कंज्यूमर जो है वो क्या करता है, जब प्राइस कम है उस टाइम पर ज़्यादा खरीदता है। नॉर्मल है, फैक्ट है कि हमें अगर किसी चीज़ की प्राइस कम लग रही है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको सेल का बताया, कहीं सेल दिखती है, अगर सेल चल रही होती है तो उस सेल में हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, चाहे ज़रूरत भी ना हो हमें उन प्रोडक्ट्स की, राइट। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि कंज्यूमर जो होता है वो ज़्यादा परचेज़ करता है, कम प्राइस होती है जिस टाइम पे, ठीक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये बेसिकली कह रहा है कि अगर डिमांड इलास्टिक है ना, तो क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज भी होता है ना प्राइस में, तो उस टाइम पे क्या होता है, कंज्यूमर एक तरह से नहीं खरीदता है उस चीज़ को, या उसकी डिमांड कम कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो क्या कर सकता है, फर्म हायर प्राइस भी उसकी तय कर सकती है, ठीक है।
देन क्या कहता है, डिमांड इज इनइलास्टिक, हाँ ये हमने देख ही लिया। तो यूटिलिटी एंड डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस तय की जाती है कि प्राइस डिमांड जो है इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, ज़्यादा उसकी डिमांड आ रही है या कम आ रही है, या उसकी यूटिलिटी कितनी है, उन सब चीज़ों को कंसीडर करके हम उसकी प्राइस ज़्यादा या कम कर सकते हैं, तय कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट की, ठीक है। देन आपका आता है कंपटीशन इन मार्केट। अब मार्केट में कंपटीशन भी देखा जाता है, हमारे कॉम्पिटिटर्स की प्राइस क्या है। अगर कॉम्पिटिटर्स की प्राइस ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम भी ज़्यादा रखेंगे। हम उनसे किसी भी, या हो सकता है हम ज़्यादा इसलिए उनसे ज़्यादा तो नहीं रखेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स की ज़्यादा है तो हम उनसे भी ज़्यादा रखें, तब तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर जो होगा, कंज्यूमर जो होगा वो कॉम्पिटिटर के पास जाएगा। अगर कॉम्पिटिटर की प्राइस ज़्यादा है या बहुत हाई कर रखी है तो हम रीज़नेबल प्राइस चार्ज करेंगे, जिसमें हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कवर हो जाए, प्लस अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। जितना हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं वो भी ऐड करके और कॉम्पिटिटर से थोड़ी कम रखने की कोशिश करेंगे प्राइस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारी तरफ आए, ठीक है। तो मार्केट में कॉम्पिटिशन देखा जाएगा कि कितना कॉम्पिटिशन। अगर मोनोपोली मार्केट है, मेरी ही, अगर मैं अकेली हूँ यहाँ पे सेलर, तो मैं हायर प्राइस चार्ज करूँगी। अगर हो सकता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, उस टाइम पे मैं प्राइस उस अकॉर्डिंग चार्ज करूँगी, ठीक है। कई तरह के मार्केट होते हैं, उन सब में देखा जाता है कि कंपटीशन कैसा है, ठीक है। लास्ट आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या कहती है, इसके अंदर आपको बताया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना टैक्स चार्ज कर रही है। होता है ना, गवर्नमेंट के भी तो बहुत सारे इंटरफेरेंस रहते हैं। हो सकता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कराई हो। अगर सब्सिडी प्रोवाइड कराई थी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के फंड से हम लोग यूज़ बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो कस्टमर के लिए भी सस्ता हो जाएगा प्रोडक्ट। हो सकता है गवर्नमेंट क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे टैक्स ज़्यादा चार्ज कर रही हो, जीएसटी वगैरह जो लगता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो ज़्यादा चार्ज कर रही हो। तो जब कस्टमर से टैक्स ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लग के ही आगे जाएगा, तो वहाँ पे उसकी प्राइस हाई हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट की प्राइसिंग रेगुलेशंस रहती है, हो सकता है गवर्नमेंट ने किसी, अब जैसे अभी रिसेंटली हम देखते हैं तो मास्क और सैनिटाइज़र की प्राइस बहुत ज़्यादा ले रहे थे, बहुत ज़्यादा रख दी थी। जिस टाइम जब लॉकडाउन हुआ था, जब स्टार्टिंग हुई थी कोरोना की, उस टाइम पे मास्क और सैनिटाइज़र की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दी गई थी। अननेसेसरीली क्या कर रहे थे, क्योंकि ज़रूरत है तो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसकी प्राइस फिक्स कर दी कि एक मास्क इस पर्टिकुलर प्राइस से ज़्यादा का नहीं हो सकता, और सैनिटाइज़र की इतनी ml की बॉटल जो है, इसकी आप प्राइस इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या है, प्राइस फिक्स कर दी। तो वहाँ पे जो मार्केट में सेलर है उसको क्या करना पड़ा, वो चीज़ों को कंसीडर करना पड़ा, और उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहा था, मार्केट में प्राइस रख रहा था, ठीक है, प्राइस चार्ज कर रहा था। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो होती है वो सारी भी कंसीडर की जाती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस तय करते हुए। तो ये था हमारा सेकंड पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दैट इज़ प्राइस मिक्स। इसके अंदर हमने सारे फैक्टर्स देखे हैं कि क्या होते हैं प्राइस को तय करते हुए, क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है।